इसलिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं कभी कभी ऐसे वर्ड उठा लेते हैं जैसे लग रहा है कि कभी कुछ वर्ड आपने उन्होंने लिटरेचर से उठा लिए, कुछ वर्ड उन्होंने जो है बायोलॉजी से उठा लिए, और कुछ उन्होंने जो है सब्जेक्टिव चीज़ उठा ली और कॉमन यूज़ वाले वर्ड उठा लिए और बना दिया एक बढ़िया सा पेपर। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे वन वर्ड आ जाते हैं जो कि हमारे बिल्कुल यूज़ में ही अलग होते हैं। अब यही चीज़ हमारी क्लोस्टर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक शब्द में लिखा हुआ पैरोकियल, तो पैरोकियल जो यूज़ करते हैं, अब आप इसको अगर हिंदी में सर्च करेंगे कहीं पर, किसी गूगल में सर्च करेंगे, किसी डिक्शनरी में सर्च करेंगे, तो वहाँ पर अक्सर लिखा होगा कि संकीर्ण, सकरा। तो लोगों को ये लगता है कि यार ये सकरा है तो इसका मतलब जो उसका ऑपोजिट बनेगा वो चौड़ा हो जाएगा, यानी कि ब्रॉड हो जाएगा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। पैरोकियल का जो एग्जैक्टली यूज़ करते हैं वो तब ज़्यादा करते हैं जब क्या होता था कि पहले ज़माने में जो राइटर होते थे वो कई बार किसी राइटर पर पैरोकियलिज्म का आरोप लगा देते थे। पैरोकियलिज्म का आरोप का मतलब ये होता था कि ये जो राइटर है ये सिर्फ अपने आसपास की चीज़ें लिख सकता है। पैरोकियल का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपकी जो सोच है वो बहुत ही सीमित जगह तक है, यानी कि स्पेशली जब ये राइटर की बात करते थे कि ये जो राइटर है ये सिर्फ पैरोकियल थिंकिंग का, इसका मतलब ये है कि ये जो राइटर है ये सिर्फ अपने आसपास के बारे में लिख सकता है। जैसे कि एक हमारे बढ़िया राइटर हैं जिन्होंने मालगुडी डेज़ लिखा हुआ, आपने देखा होगा मालगुडी डेज़ एक नाटक आता था। तो वो जो हमारे राइटर हैं नारायण साहब, तो उन पर ये आरोप लगा पैरोकियलिज्म का कि वो सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। तो जब आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक निश्चित क्षेत्र तक ही लिख सकते हैं, तो इंग्लिश में उसको पैरोकियल, उस संकीर्ण सोच को या विचारधारा को बोलते हैं। और इसका अगर नाउन बनाने बैठेंगे तो ये इंग्लिश में पैरोकियलिज्म कहलाएगा। ठीक है, पैरोकियलिज्म कहलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में, मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ उसको, तो ऐसी कंडीशन में जब आप पैरोकियलिज्म बात कर रहे हो तो इसका मतलब सकरा अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका उल्टा चौड़ा कर दें, बल्कि इसका जो ऑपोजिट बनेगा आपको जब दिया जाएगा एग्ज़ाम में, हो सकता है आपको जो है इसको इंटरनेशनल दे दें या आपको नेशनल दे दें, यूनिवर्सल दे दें। तो जो सोच आपकी सिर्फ अपने आसपास तक थी, अपने राज्य के तक थी, या अपने शहर तक की थी, वो सोच आपकी इतनी बड़ी हो गई कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। तो यूनिवर्सल जो इसका है ऑपोजिट काम चलता हुआ बन जाता है। वहाँ पर आपको इसका जो ऑपोजिट है, अब वहाँ पर आपको इसका ऑपोजिट ब्रॉड दिया होगा, चौड़ा दिया होगा, आपको वो नहीं करना है। ठीक है, तो नैरो का ये सेंस एक काम चलता हुआ दे देता है, लेकिन एग्जैक्टली मैं बता दूं आपको कि पैरोकियल जो हमारा है वो सिर्फ किसी राइटर की थिंकिंग के लिए है, जो कि हम लोग सिर्फ ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जहाँ पर राइटर सिर्फ एक जगह की आसपास के बारे में लिख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। ठीक है, तो पैरोकियलिज्म मेरे ख्याल से आपको जो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक लिटरेचर का एक वर्ड आता है पिकारेस्क। पिकारेस्क जो लिटरेचर का लिटरेरी टर्म है, अब जिन लोगों ने अगर लिटरेचर पढ़ा हो, थोड़ा सा उनको नॉलेज होगा, उनको पता होगा ये बात अच्छे से कि हम लोगों ने पिकारेस्क नॉवल की बात की थी। ये नॉवल ऐसा नॉवल होता है जहाँ पर एक व्यक्ति, ये जो हमारा हीरो है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता है। जैसे कि एक हमारा एक था कूली, शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, मुल्क राज आनंद का था, कूली था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो एक ऐसा नॉवल जिसमें जो हमारा हीरो है, अब हीरो क्या है ये अब मैं बता दूं आपको। स्पेशली जो मेन कैरेक्टर होता है, इंग्लिश में उसको हम लोग प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, जो लीड एक्टर कह सकते हो, कैरेक्टर, ये देखिए ज़रा, प्रोटैगनिस्ट। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, उसको इंग्लिश में प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। कई बार हमारा हीरो और प्रोटैगनिस्ट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हीरो जो होता है जो थोड़ा बहादुरी का काम करता है, प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो पूरी मूवी में छाया रहता है। जब कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि कुछ ऐसी विलेन मूवीज़ भी बनती हैं जिसमें जो हमारा हीरो होता है वो उसको इतना ज़्यादा रोल नहीं दिया जाता, लेकिन जो हमारा विलन होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पूरी कहानी विलन के आसपास ही घूमती रहती है। तो प्रोटैगनिस्ट वो कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पिकारेस्क नॉवल एक प्रकार का ऐसा नॉवल है जहाँ पर हमारा हीरो एक देश से दूसरे देश में, जो प्रोटैगनिस्ट हमारा कैरेक्टर है, वो एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर जो है घूमता रहता है, स्थिर नहीं बैठता। वन वर्ड की अगर बात करेंगे तो ये हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनता है, एक ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये आपको पता होगा, आइटिनेरेंट लगाते हैं, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो अभी तक देखिए हम लोगों ने लगभग 4 वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। पहला हमने पढ़ा हुआ है पैरोकियलिज्म, यानी कि संकीर्णता। उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा यूनिवर्सल, जो कि ऑपोजिट में हमारे सामने पूछा गया है।
पिकारेस्क की बात करेंगे तो एक ऐसा नॉवल जिसमें हमारा हीरो घूमता रहता है, प्रोटैगनिस्ट जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमे, ठीक है, यानी कि जो मेन कैरेक्टर हमारा है। और आइटिनेरेंट की बात कर रहे हैं तो आइटिनेरेंट का मतलब हो जाएगा ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी देश जो है लगातार घूमता रहता है। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है। तो पिकारेस्क घुमक्कड़ स्वभाव का, प्रोटैगनिस्ट जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, और आइटिनेरेंट जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है। तो पिकारेस्क नॉवल हमारे सामने ऐसा ही नॉवल था। यहाँ पर नॉवल का एक दूसरा टाइप भी आता था हमारे सामने, जो कि अभी तक थोड़ा सा कम पूछा गया। जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो ये पूछा गया। अब जिन एग्जाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक आती है उनको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक नॉवल हमको पढ़ाया था, द गोथिक नॉवल। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये नॉवल ऐसा नॉवल था जिसमें हमारा राइटर ऐसी जगहों के बारे में बात करता था जहाँ पर भूत प्रेत या इस प्रकार की डरावनी चीज़ों की बात बहुत होती थी। हो सकता है आपको किसी ऐसी बिल्डिंग को ले ले जहाँ पर जो भुतहा जगह हो, जहाँ पर, अच्छा भुतहा क्या होता है मैं बताऊँ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉन्टेड। हॉन्टेड वो होता है जहाँ पर दिखाया गया हो कि भैया भूतों का वास जो है लंबे समय से रहा है, ठीक है। हॉन्टेड स्पेलिंग है HAUNTED, ठीक है। तो जहाँ भूतों का वास हो वो हॉन्टेड कहलाता है। तो गोथिक नॉवल एक ऐसा नॉवल है जहाँ पर जो है भूतों की बात हम लोग जो है कर रहे थे, यहाँ पर डरावनी चीज़ों की बात कर रहे थे, ऐसे नॉवल की बात करें तो गोथिक नॉवल की बात करेंगे। अच्छा, अभी हम लोग जब बात कर रहे थे यहाँ पर देखिए प्रोटैगनिस्ट की, तो मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा कभी कभी हमारा जो विलन होता है वो हमारा मेन लीड एक्टर बन जाता है, और जो हमारा हीरो होता है उसको जो है कमतर रोल दिया जाता है, इम्पोर्टेंस कम मिलती है। कभी भी किसी की तुलना में किसी एक्टर को या किसी कैरेक्टर को कम तुलना मिलती है, इंग्लिश में उसको प्ले सेकंड फिडल कहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि एक रोल को मूवी में इतना ज़्यादा हाइप कर दिया जाता है कि जो दूसरा कैरेक्टर हमारा होता है वो छुप जाता है, उसको इतना ज़्यादा उसकी तवज्जो जो होती है कम हो जाती है, दूसरा कैरेक्टर इतना डोमिनेटिंग हो जाता है कि लोग सिर्फ उसको देखते रह जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने मूवी देखी होगी, अलाउद्दीन का रोल दिखाया गया, अभी कौन सी मूवी आई थी, शायद पद्मावत है मेरे ख्याल से। उसमें क्या किया गया कि जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल है वो इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया है कि जो हमारा राजा है उसका रोल जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं डोमिनेट नहीं हो पाया है। प्ले सेकंड फिडल एक ऐसा मुहावरा है जिसका मतलब ही यही होता है। प्ले सेकंड फिडल एक ऐसा मुहावरा है जिसका मतलब ही यही होता है कि आपको इम्पोर्टेंस कम मिल रही है क्योंकि आपकी साथ एक ऐसी हस्ती खड़ी है, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि आपसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपको उसकी तुलना में कमतर जो है तवज्जो मिल रही है। और कई बार जब भी हमारा कोई बड़ा हीरो कोई छोटा मोटा रोल प्ले करता है तो इंग्लिश में इसी मुहावरे का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो पैरोकियलिज्म हमने जो पढ़ा हुआ है ये लगाते हैं हम लोग किसी राइटर के लिए, ऐसी राइटिंग के लिए जहाँ पर राइटर सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों के बारे में लिखता है। उल्टा कर देंगे तो यूनिवर्सल इसका उल्टा हो जाएगा हमारे सामने। पिकारेस्क एक प्रकार का नॉवल है जिसमें हमारा कैरेक्टर एक देश से दूसरे देश में लगातार घूमता रहता है, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट ये हमारा कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। आइटिनेरेंट हमारा हो जाएगा घुमक्कड़ स्वभाव का, यानी कि ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्ले सेकंड फिडल किसी की तुलना में कम इंपॉर्टेंस मिलना, ठीक। इसी तरह गोथिक नॉवल वो नॉवल है जहाँ पर हमारा कैरेक्टर जहाँ पर हमारा जो राइटर है वो ऐसी जगहों के बारे में बात करेगा जो डरावनी है और जहाँ पर भूत प्रेत का वास ज़्यादा दिखाया गया है। हॉन्टेड जानते ही भुतहा की इंग्लिश हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कोई क्लियर हो गया होगा। अच्छा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। एकदम से जब कोई चीज़ उभर कर सामने आती है, इंग्लिश में हम उसको एमर्ज कहते हैं, EMERGE। अब ये वर्ड है क्या? ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर क्लोज टेस्ट करेंगे, फिलर करेंगे, अब इंग्लिश में इतनी ज़्यादा गहराई एक भाषा है कि आपको पता नहीं कहाँ से एकदम से कौन सा वर्ड दे दिया जाए। तो हमको सारे वर्ड का यूज़ पता होना चाहिए ताकि हम क्लोज टेस्ट में इसको कर पाएँ। अब आपने अगर देखा होगा कई बार हम लोग एक लाइन बोलते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत एक विकसित देश के रूप में या विकासशील देश के रूप में उभर कर सामने आया है। जब कोई चीज़ उभर कर एकदम से किसी दूसरे रूप में सामने आती है, इंग्लिश में उसको एमर्ज कहते हैं। एमर्ज का मतलब होता है उभर कर सामने आना। तो आप जब ये बैंकिंग का कोई पेपर दोगे या कोई ऐसा क्लोज टेस्ट करोगे जिसमें हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो कई बार ऐसा लिख कर आता है कि वो विकासशील देश के रूप में उभर कर सामने आया है या शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया है। उभर कर सामने आया इंग्लिश में उसको एमर्ज कह देते हैं।
जाहिर सी बात है कि हम लोग को पता है कि प्रकट होने को या एकदम से सामने आने को इंग्लिश में अपीयर कहते हैं। आप कहीं आप रास्ते में जा रहे हो और एकदम से आपने देखा नहीं, ध्यान, एकदम से एक आदमी आपके सामने जो है प्रकट हो गया, इंग्लिश में उसके लिए भी हम लोग एमर्ज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि इंडिया हैज़ एमर्ज्ड, जो भारत है वो प्रकट हुआ है एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, सबसे शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर कर सामने आया हुआ। ठीक है, तो एमर्ज का मतलब उभर कर सामने आना और अपीयर्स का उल्टा हो जाएगा। अब इसका अगर ऑपोजिट बनाने बैठेंगे तो मेरे भाई इसका ऑपोजिट जो हो जाएगा वो वैंक्विश हो जाएगा, क्योंकि वैनिश हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगा, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि वैनिश का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, यानी कि डिसअपीयर हो जाना। ठीक है, डिसअपीयर हो जाना। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? छोटी छोटी बातें हैं, बताते चल रहे हैं। आज का जो सेशन थोड़ा सा मिक्स है, इसमें हम लोग ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं, और इनका यूज़ क्या है ये समझना बेहद ज़रूरी है। अगर यूज़ समझ में नहीं आएगा तो फिर आप ऐसे ही करेंगे कि पैरोकियल का उल्टा आप जो है संकीर्ण समझ कर इसका उल्टा ब्रॉड कर देंगे, जो कि नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो, तो वैनिश की स्पेलिंग हमारी है VANISH, वैनिश मन गायब हो जाना। क्या करेंगे, इसका पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम क्या करेंगे, डिसअपीयर करेंगे। एमर्ज उभर कर सामने आना, अपीयर सामने आना, वैनिश गायब हो जाना, डिसअपीयर गायब हो जाना। प्ले सेकंड फिडल का मतलब हो जाएगा तुलना में कम तवज्जो मिलना, स्पेशली जब आपसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई व्यक्ति आपके साथ हो या कोई कैरेक्टर आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आइटिनेरेंट जानते हो, घुमाकर स्वभाव का, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रोटैगनिस्ट जानते हो, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, रिवॉल्व एक शब्द है, रिवॉल्व का मतलब होता है इर्द गिर्द घूमना, इर्द गिर्द घूमना, रिवॉल्व। बताइए, क्लियर हो रहा ना? चलिए, पिकारियस एक ऐसा नॉवल है जहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर होता है वो एक देश से दूसरे देश लगातार घूमता रहता है। और पैरोकिलिज्म हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई राइटर अपने आसपास के बारे में चीज़ों को ज़्यादा लिखता है और अपना उससे ज़्यादा जो है वो नहीं लिख पाता। इंग्लिश में कई बार इसको प्रोविंशियलिज्म भी कह देते हैं, प्रांतीय भावना। प्रोविंशियलिज्म भी जो है प्रोविंस से बना हुआ, प्रोविंस माने प्रांत होता है। प्रोविंशियलिज्म का मतलब ये होता है कि वो राइटर अपने आसपास के बारे में ही लिख रहा है। तो प्रोविंशियलिज्म या पैरोकिलिज्म इस तरह के वर्ड लिटरेरी टर्म्स हैं, आपके सामने किसी न किसी से जो है पूछे जाते रहेंगे और आपको जिसका मतलब जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने अभी तक एक वर्ड डिस्कस किया, प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल की बात कर रहे हैं तो डोमिनेट, डोमिनेट जो वर्ड आप देख रहे हो इसका मतलब होता है किसी इंसान पर हावी होना। यानी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपका स्वभाव ऐसा है कि आप सामने वाले इंसान पर जो है अपनी एक प्रकार से हावी हो रहे हो। और जब किसी इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी होती है तो ऐसी पर्सनैलिटी को इंग्लिश में डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी कहते हैं। कैसी पर्सनैलिटी? डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बोलते हैं। इंग्लिश में डोमिनेटिंग अगर नहीं दिया गया आपको तो वहाँ पर डोमिनियरिंग, जो कि डोमिनेट का पर्यायवाची है, डोमिनियर, तो डोमिनियरिंग इसका ऑपोजिट जो है सिनोनिम जो है बन जाता है। तो डोमिनियरिंग का मतलब भी वही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा जब कोई व्यक्ति दूसरे इंसान पर हावी होने का प्रयास करे, उसको दबाने की कोशिश करे। तो डोमिनेटिंग और डोमिनियरिंग दोनों सिनोनिम हैं, जहाँ पर इंसान किसी इंसान पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उस पर जो है हावी होने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है सामने वाले को। अब इसका उल्टा अगर कर देंगे मेरे भाई, तो जो इंसान दबे यानी कि दब्बू प्रवृत्ति का, तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि सबमिट का मतलब दो होता है। एक तो जमा करना होता है, आप कहीं पर जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, कुछ भी डिपॉजिट कर रहे हो, जमा करने को आप क्या कहेंगे? सबमिट कहेंगे। सबमिट का दूसरा मतलब होता है झुकना या सरेंडर करना, हार मान जाना। तो सबमिसिव जो हार मान ले, यानी कि दब्बू प्रवृत्ति के व्यक्ति जिसको आसानी से दबाया जा सके। मीक माने दब्बू प्रवृत्ति के व्यक्ति। अब एक बार एक सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि हर महिला चाहती है कि उसका पति उसकी हाँ में हाँ मिलाए, जो वो कह दे वो। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है। अब बिल्कुल मेरी भावनाओं को व्यक्तिगत मत लीजिएगा, ठीक है। तो मीक का मतलब क्या हो गया? दब्बू, वो व्यक्ति जो जिसको आसानी से दबाया जा सके। यानी कि जब मीक आएगा तो इंग्लिश में लिख कर आ सकता है कि वन हु कैन बी डोमिनेटेड ईजिली, वो जिसको बड़े आसानी से डोमिनेट किया जा सके। बताइए, तो सबमिसिव और मीक का मतलब हो जाएगा जिसको आसानी से डोमिनेट किया जा सके, जिस पर आप अपना प्रभुत्व हासिल कर सकें, जिसको आप दबा सकें। तो ऑपोजिट अगर बात करेंगे तो डोमिनेटिंग, डोमिनियरिंग हो जाएगा।
और इसका ऑपोजिट बोलेंगे तो सबमिसिव या मीक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, जहाँ पर हम लोग ऐसे चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिनका यूज़ हमको इतने एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब पूछ दिया जाता है तो हम ऑप्शन जो है गलत सलत करके चले आते हैं, और हमको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कैसे